नमस्ते। एआई की दुनिया, अरे ये तो इतनी तेजी से बदल रही है ना? हर महीने कोई नया टूल, कोई नया फ्रेमवर्क आ जाता है। ऐसे में अगर कोई एआई इंजीनियर बनने की सोच रहा है, तो कंफ्यूज होना तो बनता है कि भाई शुरू कहाँ से करें, सीखें तो क्या सीखें। तो इतनी सारी हाइप और इतनी सारी जानकारी के बीच में एक सही रास्ता ढूंढना सच में एक बहुत बड़ी चुनौती है। इंटरनेट पर रोडमैप तो बहुत मिल जाएंगे, पर दिक्कत ये है कि उनमें से कई रोडमैप शायद ऐसे लोगों ने बनाए हैं जिन्हें खुद इस फील्ड का कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है। तो चलिए सीधे काम की बात करते हैं। ये जो रोडमैप है, ये किसी की राय पर नहीं बल्कि सीधे सीधे डेटा पर बेस्ड है। इसे बनाने के लिए 700 से ज्यादा, जी हाँ 700 से ज्यादा असली एआई इंजीनियर जॉब पोस्ट को एनालाइज किया गया, ताकि ये पता चल सके कि कंपनियां सच में असल में क्या ढूंढ रही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब सीधा सा है कि आगे हम जो भी बात करने वाले हैं वो सब कुछ प्रैक्टिकल है। ये सीधे उन चीज़ों से जुड़ा है जो कंपनियां असल में अपने कैंडिडेट्स में ढूंढ रही हैं। तो ये सिर्फ किताबी बातें या थियोरी नहीं है, ये इंडस्ट्री की सच्चाई है। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम क्या है? ये समझना कि एआई इंजीनियर मोटे तौर पर 3 अलग-अलग तरह के होते हैं। अपना सही रास्ता चुनने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इन तीनों में से कौन सा पाथ किसी के लिए सबसे फिट बैठेगा। तो सबसे पहला पाथ है इंटीग्रेटर का। इनको ना एक तरह से सिस्टम का आर्किटेक्ट समझिए। इनका काम क्या होता है? ये डेटा साइंटिस्ट के बनाए हुए एमएल मॉडल्स को उठाते हैं और उन्हें असली दुनिया के सिस्टम्स में डिप्लॉय और मैनेज करते हैं। तो इनका पूरा फोकस एमएलऑप्स, डेवऑप्स और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहता है। अब आता है दूसरा रास्ता, बिल्डर का। ये है वो इनोवेटर्स जो स्क्रैच से, मतलब बिल्कुल जीरो से नए एल्गोरिदम और मॉडल तैयार करते हैं। इनका पूरा ध्यान मैथ्स, रिसर्च और मॉडल की परफॉर्मेंस पर होता है। और ये लोग आपको अक्सर बड़ी बड़ी टेक कंपनियों या फिर R&D लैब्स में मिलेंगे। और फिर आता है तीसरा टाइप, ऑलराउंडर। ये, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एक स्विस आर्मी नाइफ की तरह है। इसमें इंटीग्रेटर और बिल्डर दोनों के स्किल्स का मिक्स होता है। ये रोल स्टार्टअप्स और छोटी कंपनियों में बहुत कॉमन है, जहां एक ही इंसान को कई अलग अलग टोपियां पहननी पड़ती हैं। अब यहाँ देखिए, इस टेबल में साफ साफ दिखता है कि इन तीनों रोल्स के लिए स्किल की ज़रूरतें कितनी अलग हैं। जैसे कि इंटीग्रेटर को एमएलऑप्स और क्लाउड एआई में बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ बिल्डर के लिए स्टैटिस्टिकल एमएल की गहरी समझ होना सबसे ज़रूरी है। और ऑलराउंडर, उसे तो इन सभी एरियाज में एक अच्छी खासी पकड़ बनाकर चलनी पड़ती है। तो चलिए अब जरा ऑलराउंडर के टूल किट पर नजर डालते हैं। मतलब एक ऑलराउंडर बनने के लिए आखिर कौन कौन सी स्किल्स चाहिए। और एक बात साफ कर दूं, ये सिर्फ एक जेनीआई एक्सपर्ट होने से कहीं कहीं ज्यादा है। और इस बात को अटलांटिक टेक्नोलॉजीज के एआई हेड करंट ने बहुत अच्छी तरह समझाया है। वो कहते हैं कि वो किसी कैंडिडेट में सिर्फ एक टूल की एक्सपर्टाइज नहीं देखते, बल्कि ये देखते हैं कि उसे एआई की पूरी रेंज की कितनी समझ है। उनके लिए कोई अगर सिर्फ जेन एआई एक्सपर्ट बनकर आता है तो ये एक रेड फ्लैग है। मतलब एआई के फंडामेंटल्स की एक ब्रॉड समझ होना कहीं ज्यादा कीमती है। एक अच्छे एआई इंजीनियर की सोच को समझने के लिए ना, ये एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। सोचिए कि एक हैंडीमैन है जिसके पास एक पूरी टूल बेल्ट है, हर तरह के औजारों से भरी हुई। वो जानता है कि किस काम के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल करना है। वो हर कील को बस एक ही हथौड़े से नहीं ठोकता है ना, सही काम के लिए सही औजार। चलिए इसको एक असली उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए प्रॉब्लम है लॉग क्लासिफिकेशन की। अब एक ऑलराउंडर क्या करेगा? वो समस्या के हर हिस्से के लिए सही टूल उठाएगा। जो 80% सिंपल केस हैं उनके लिए रेगुलर एक्सप्रेशंस काफ़ी हैं। बाकी 15% जिनमें कुछ पैटर्न है उनके लिए स्टैटिस्टिकल एमएल यूज़ करेगा। और जो बचे हुए सबसे मुश्किल 5% केस हैं, सिर्फ उनके लिए एलएलएम्स का इस्तेमाल करेगा। देख रहे हैं? ये होता है एक स्मार्ट हाइब्रिड अप्रोच। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि सीखना क्या क्या है, पर असली सवाल तो ये है कि इसे सीखा कैसे जाए। तो चलिए अब एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच की बात करते हैं, जो इस पूरी 33 हफ्ते की लर्निंग प्लान का निचोड़ है, उसकी आत्मा है। ये पूरी लर्निंग स्ट्रैटेजी 4 मेन पिलर्स पर खड़ी है। पहला, अपने फंडामेंटल्स को एकदम चट्टान जैसा मजबूत बनाओ। पाइथन, मैथ्स, स्टैट्स, इन सब पर मास्टरी करो। दूसरा, सिर्फ थ्योरी मत पढ़ो, बल्कि असल में कुछ बनाओ, एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स पर काम करो। तीसरा, अपनी एक ऑनलाइन पहचान बनाओ, लिंक्डइन, गिटहब, ब्लॉग्स के जरिए। और चौथा, अपनी सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप करो। और हाँ,
एक बात जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शंस में बार बार प्रोटोटाइपिंग और कम्युनिकेशन जैसी नॉन टेक्निकल स्किल्स पर जोर दिया जाता है। याद रखिए, ये सिर्फ कोड लिखने का खेल नहीं है, ये अपने आइडियाज़ को दूसरों तक सही से पहुंचाने का भी खेल है। तो दिन के आखिर में इस पूरे रोड मैप का मकसद सिर्फ आपको कुछ टूल सिखाना नहीं है। नहीं, असली गोल है एक बेहतरीन प्रॉब्लम सॉल्वर बनना। तो एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर होता कौन है? देखिए, उसके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। उसके पास हर तरह की चुनौती के लिए एक बड़ा सा टूल सेट होता है। और सबसे ज़रूरी बात, उसके पास ये जजमेंट, ये समझ होती है कि कब कौन सा टूल इस्तेमाल करना है। तो अब रास्ता भी सामने है और सारे औजार भी। अब बस एक ही सवाल बचता है, और वो सबसे बड़ा सवाल है, इन सब के साथ कोई किस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है।